Hello students, welcome to Bioventer's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work energy and power और इसके अंदर में सर्कुलर मोशन वाला हिस्सा अपना चल रहा है जिसे हम लोगों ने बोला था वर्क एनर्जी पावर में ही फिनिश करेंगे। और यहाँ पर अभी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है सवालों की एक थोड़ी सी चर्चा बाकी है जिसे हम लोगों ने करना है। सवाल अभी देखो कैसे थोड़ा थोड़ा सा सवाल, एक आधा बेसिक सवाल मैं पहले करवा देता हूं। जैसे मान के चलो देखो ऐसे सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल बन सकते हैं मैं बताता हूं। क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेट से आपके पास में एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है, मान के चलो 1 kg मास का पार्टिकल है। इसको मैंने एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है बेटा यहाँ पर 1 मीटर की लेंथ वाली स्ट्रिंग ली है, इससे बांध के घुमाया है। और जब घुमाया है तो घुमाते समय जो इसकी स्पीड है मान के चलिए यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने घुमाया है। सो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग इफ इट इज मूव्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मैं इसे घुमा रहा हूं। अच्छा, कई लोगों के मन में आ रहा होगा वर्टिकल की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तो बेटा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी हाल फिलहाल में क्या है कि बेटा देखो ये आपका एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर यहां पर घूम रहा है। ये 1 मीटर लंबी रस्सी है और यहां पर ये जो पार्टिकल है इसका जो मास है वो है यहां पर 1 kg। सवाल ये है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। तो बेटा यहां पर सिंपल सी बात होती है, यहां पर देखो आप जानते हैं टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन अ सर्कल। तो सीधा सा आंसर आएगा आपके पास में T बराबर mv²/r फॉर्मूले के अंदर में पुट कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया। 4 न्यूटन इज द आंसर, खत्म सवाल। यस, बिल्कुल ऐसे ही सवाल होने वाले हैं। अब यहां पर देखो ये जो mv²/r की जो मैं बात कर रहा हूं दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही आपको हमेशा लगाते हुए सवालों को सॉल्व करना है। आगे चल के जब हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको बाहर लगाएंगे तभी आपके सारे सवाल ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। सारे सवाल अपने आप सही होंगे। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, mv²/r या फिर m⍵²r ये वाला जो फोर्स है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगा दीजिए। आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यदि कोई भूला भटका कोई अलग सा सवाल भी आपको देखने को मिल जाता है तो मतलब कैसे, अब तो मैंने क्या किया कि एक ही पार्टिकल लिया, हो सकता है कि एग्जामिनर बोले 2-3 पार्टिकल को घुमा दे। मतलब कैसे, थोड़ा इसको कहां करता हूं, जैसे मान के चलो ऐसे दे दिया कि यहां पर एक पार्टिकल लगा दिया, यहां पर एक पार्टिकल लगा दिया। लेट्स से ये 2 kg वाला पार्टिकल है, ये 1 kg वाला पार्टिकल है और ये इनके लिए मान के चलो इसको घुमाया है ओमेगा बराबर 1 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से। ये रस्सी की लेंथ 1 मीटर है, ये रस्सी की लेंथ 1 मीटर है और आपसे पूछ ले भैया कि यहां पर टेंशन बता दो, यहां पर टेंशन बता दो, तो आराम से सवाल किए जा सकते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे, तो सर जी देखो इसका एफबीडी बनाओगे तो इसमें लगा दीजिए m⍵²r बाहर की तरफ। तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा कितना है 1 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी। तो बेटा पॉइंट यहां पर फिक्स है तो 1 + का 1 2, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन इस रस्सी का टेंशन। और जब आप इस 2 kg कर बात करोगे तो बेटा 2 kg पर ध्यान दीजिए, इधर में T1 लग रहा है, इधर में T2 लग रहा है और साथ में इधर में बेटा m⍵²r भी लग रहा है। ठीक है, तो ये m⍵²r की वैल्यू यहां से मत उठा के पटक देना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो T2 बराबर आएगा T1 जो कि है 2 न्यूटन प्लस का m 2 kg ओमेगा है 1 का स्क्वायर प्लस का r कितना है यहां पर 1 न्यूटन। हालांकि अब डेटा बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, तो 2 और 2 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछने वाला, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर ये वाला सवाल आपने काफी फास्ट करवा दिया, मैंने फास्ट करवा दिया इसका रीजन ये है कि भैया ऐसे सवाल आपको पूछने वाले नहीं है, लेकिन बाई चांस भूले भटके आ जाए तो करना ये है, मैं आपको समझा चुका हूं। m⍵²r हमेशा बाहर की डायरेक्शन में लगाते हुए चलना है और r कहां से लेना है, जहां पर आपका फिक्स पॉइंट है, सेंटर कहां बन रहा है वहां से देखना है। ठीक है, श्योर है। अब इसमें और क्या चीजें पूछी जा सकती है भैया, स्पीड वगैरह पूछ ले किसी ब्लॉक की तो वो भी आप निकाल सकते हैं। v बराबर ω/r का कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे मैं यहां पर चला जाऊं तो देखो मैंने इस सवाल में ओमेगा बराबर 1 रेडियन पर सेकंड दिया, मैंने v क्यों नहीं दिया, क्योंकि जैसे मैं इसकी v की बात करूं तो v बराबर आएगा ओमेगा r, तो v बराबर आएगा 1 × 1, सो v का आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड।
लेकिन इसके लिए यदि मैं v की बात करता हूं तो ये आएगा ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा तो 1 है लेकिन r 2 है, तो बेटा इसकी स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक चीजें हैं। श्योर? ओके, सो आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलो तो हम लोग अभी अपने टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। तो मैं सिंपल फॉर्मेट में हेडिंग डाल देता हूं, मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड्स, कर्व रोड्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पे सीधा सीधा फॉर्मूला आपका बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, देखो हमारे पास में क्या हमारी पूरी सड़कें हिंदुस्तान की सीधी हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो मुड़ना पड़ेगा। अब जहां पर भी आप मुड़ते हो, जहां पर भी आपकी गाड़ी मुड़ती है, तो वो एक हिस्सा ऐसा आ जाता है कि वहां पर कि मान के चलो ऐसा कुछ पोर्शन बन जाता है कि जैसे ये आपका एक रोड हो गया और इस रोड के ऊपर में गाड़ी ऐसे मुड़ने वाली है, ठीक है। अब ये यहां से हम लोग ऐसे कुछ तो भी डिस्टेंस मान लेते हैं, जो भी ये सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस। समझाने के लिए मैं बना देता हूं, देखो ये ऐसा कोई रोड यदि बनाया तो देखो इसके लिए सेंटर कहीं यहां पर होगा, तो इसके लिए सेंटर कहीं यहां पर होगा, इसके लिए सेंटर कहीं यहां हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है। ये तो बस आपको कर्वेचर देख के ही आइडिया लगेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे चल के हमारा एक टॉपिक आएगा जिसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे से फॉर्मूले आएंगे, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। श्योर? ओके, सो यहां पर भी ये इस तरह से एक सेक्शन बन गया। अब देखो होता क्या है रियल लाइफ में, यदि हम लोग बात करते हैं तो लेट्स से मेरे जो भी मेरा व्हीकल है उसका मास m है। अब यदि इसका मास m है तो देखो ये तो हॉरिजॉन्टल रोड पे मैंने बना दिया, लेकिन इसको यदि मेरे को समझना है तो समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यदि यहां पर ध्यान से देखूं तो बेटा देखो एक m मास होने के कारण मैं बोलूंगा mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बदले में उसकी एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी जो ऊपर लगेगी, बराबर है। सो यहां पर अब ये जो गाड़ी है जो रोड पर चल रही है, क्या उसके टायर्स और रोड के बीच में क्या फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? यस, देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल फ्रिक्शन का फोर्स होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से किसी इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड है v, लेट्स से द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज v, तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो बेटा एक तो यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन का फोर्स आ जाएगा म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू की जो हम लोग बात करते हैं तो ये आएगा म्यू एम जी। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं? म्यू एम जी, एफ मैक्सिमम बराबर म्यू एम जी लगना है और वो लग के रहेगा, मतलब सही बात है। अब सोचो यहां पर ये जो गाड़ी चल रही है वो एक सर्कल के हिस्से पर है। ये कहां पर है? एक सर्कल के एक छोटे से पार्ट पर है। और यदि ऐसा होता है तो हम लोग जानते हैं भैया जब गाड़ी मुड़ती है तो हम लोग बाहर की तरफ फिकाए चले जाते हैं। हम लोग किधर की तरफ फिकाए चले जाते हैं? बाहर की तरफ फिकाए चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो बेटा जो रोड के साथ में जो कांटेक्ट में टायर्स होते हैं हमारे, होते कि नहीं होते? तो टायर तो उसके साथ में मुड़ गए, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो ड्यू टू द इनर्शिया चाहती है कि उसी पाथ में बनी रहे। तो अब आप सोचिए हो क्या रहा है, ये टायर वाला हिस्सा तो आपका ऐसा ही है, ये तो मुड़ गया इसके साथ में, बराबर है। मतलब यदि मैं इसको मोड़ता हूं, इसको मोड़ू कैसे, रुको, टायर वाले हिस्से को यदि मैं बात करता हूं तो ये तो ऐसे मुड़ जा रहा है, बराबर है। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो सीधी ही चलते रहना चाहती है, वो सीधी चलती रहना चाहती है। लेकिन लोअर बॉडी इसके साथ में कांटेक्ट में होने के कारण ये तो नीचे वाला हिस्सा जो बैठे हुए हो आप, वो तो नीचे से मुड़ रहा है, लेकिन आपकी जो मुंडी है जो ऊपर की साइड में है वो वहीं रह गई। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि बाहर की तरफ आप फिकाए गए या बाहर की तरफ आपको किसी ने धक्का मारा। धक्का नहीं मारा हो तो आप भी जानते हैं, लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू द इनर्शिया ये सारी खेल हो रही है। यहाँ पर ड्यू टू द इनर्शिया ये खेल हो रहा है। भैया इनर्शिया क्या कहता है कि भैया कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि रोड नहीं मुड़ रहा होता, रोड यदि मुड़ा नहीं होता, रोड सीधा होता एकदम, तो आपकी पूरी बॉडी गाड़ी के साथ में सीधी चल रही होती। लेकिन सिंस रोड मुड़ा है तो रोड जब मुड़ा है तो आप जाहिर सी बात है आपको आपकी गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। नहीं मोड़ी तो क्या होगा, खेत में चले जाओगे, बराबर है।
तो अब रोड के साथ में टायर कांटेक्ट में और टायर्स को मोड़ने के लिए स्टेयरिंग है, तो भैया आपने स्टेयरिंग घुमाया तो टायर भी उतने ही मुड़ गए, तो टायर तो मुड़ते हुए चले गए। व्हाट अबाउट अपर बॉडी? तो अपर बॉडी तो इनर्शिया के कारण उसी पोजीशन में रहना चाहती है जिसमें वो पहले से थी, तो उसने तो अपने आप को सीधा रखा। लेकिन आप सोचिए ना, सीधे तो हो लेकिन नीचे वाला हिस्सा मुड़ रहा है और ऊपर वाला सीधा है। नीचे वाला हिस्सा जो आपकी बॉडी का है वो मुड़ रहा है और ऊपर वाला सीधा है, तो क्या होगा कि वो ये नीचे वाला जो मुड़ते हुए जो मुड़ चुका है, तो आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी, ऐसे। मतलब मैं यदि इधर मुड़ रहा हूं, मैं इधर मुड़ रहा हूं, तो मेरी ऊपर वाली बॉडी इधर आ जाएगी, मेरी ऊपर वाली बॉडी इधर आ जाएगी। और जब ऐसा हुआ तो आपको लगा कि आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगा है। अब ये फोर्स ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यही फोर्स आपका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यदि आप चाहते हो कि आपकी अपर बॉडी भी सही सलामत मुड़ जाए, तो आपको अंदर की डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए, बराबर है। यदि अंदर की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग पाया तो आपकी गाड़ी भी सरसपट खेत में चली जाएगी। अब उसको बचाना है तो यहां पर फोर्स चाहिए। भैया फोर्स कहां से लाओगे? बाहर से। तो यहां पर क्या होता है, टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, so that friction tries to provide the necessary centripetal force so that your vehicle can turn on the road, that is the curve road, मुड़ा हुआ जो रोड है। बात समझ में आ रही है? अब ये फ्रिक्शन तो इतना लग सकता है, और इस पर जो बाहर की तरफ की यदि मैं बात करता हूं, मतलब फोर्सेस को यदि मैं बात करता हूं, तो भैया यहां लग गया आपका फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है, और बाहर की तरफ मैंने बोला कि भैया mv²/r। आर क्या है? तो इस रोड का जो कर्वेचर बन रहा है उसकी रेडियस हो गई। अब यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस mv²/r से बड़ी है, mv²/r से क्या है? बड़ी है, तो आपका व्हीकल प्रॉपरली टर्न मार जाएगा। यदि नहीं हुई तो आपका व्हीकल स्लिप कर जाएगा। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला? यदि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mv²/r से बड़ी आती है तो आपकी गाड़ी जो है वो सेफली टर्न मार जाएगी। लेकिन यदि mv²/r बड़ा हुआ तो बेटा इसका इफेक्ट आएगा, और इसके इफेक्ट के कारण गाड़ी ऐसे रास्ते पे से स्लिप कर जाएगी बाहर की तरफ। यस और नो? बोला ठीक है। सो नाउ पुट द वैल्यूज। अब वैल्यूज को यदि मैं पुट करता हूं यहां पर, तो होगा क्या कि भैया μmg विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv²/r। m से m कट जाएगा तो μrg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v², या मैं बोलूं v शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू √of μrg। सो इसका मतलब यहां पर देखिए हमारे पास में एक डेटा बन के आ रहा है, वो है कि भैया v मैक्सिमम जो हो सकता है वो √of μrg हो सकता है। v की वैल्यू जो है वो √of μrg से छोटी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो है √of μrg। मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो क्या है? μrg। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर में, जब स्पीड इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, लेकिन सिंस नीट में पूछा नहीं जाता है तो हम लोग कभी उस पर चर्चा ज्यादा करते नहीं है। वो ये है कि भैया देखो, सिंपल सी कहानी है कि जब आपकी गाड़ी टर्न पे मुड़ रही है तो हो सकता है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही हो। तो उस केस में क्या है कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ सकता है, और यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो आपका जो ये फ्रिक्शन जो है जिसे आप रेडियली इनवर्ड बना रहे हो, सेंटर की तरफ बना रहे हो, क्या वो जरूरी इधर ही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उस केस में या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। यस और नो? सो इसी को हम लोगों को यहां पर एक पॉइंट बन जाता है, लेकिन जिसे हम लोगों को कवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विद द फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। ध्यान सुनिए, इस पे सीधे सीधे सवाल बनते हैं, एकदम सीधे सीधे सवाल बनते हैं। यस? अच्छा, v से फिर हम लोग आगे कहानी को बढ़ा लेते हैं। v बराबर ω/r से तो भैया कई बार एंगुलर स्पीड के फॉर्मेट में पूछ ले तो एक अलग कहानी है, अदरवाइज नॉर्मली यही पूछ के आपका सवाल एग्जामिनर छोड़ देता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे बनता है सवाल? सरक, हाँ, मान के चलो क्वेश्चन के तौर पे मैं कहता हूं, एक रोड है
उस रोड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान के चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मान के चलो 4 मीटर की है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर की हो गई, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.1 दे दिया, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड बतानी है। यहां पे क्या बतानी है? मैक्सिमम सेफ स्पीड यहां पर आपको बतानी है। तो बोलो कैसे करोगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? तो हम लोग लिख देंगे वी मैक्सिमम बराबर अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी, और आपने डेटा निकाल लिया 0.1 इंटू 4 इंटू 10, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्सिमम आपका कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। कब? जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है। बेसिकली यदि आप इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हो तो उसे बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 18/5 36/5। काफी छोटा स्पीड आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई देखो 2 मीटर पर सेकेंड है, सो इसे यदि कन्वर्ट करना है तो मैंने सही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7.2 किलोमीटर पर आवर यहां पर आ रहा है। सिंस मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी काफी छोटा लिया है, यदि मैं 0.4 वगैरह लेता तो कुछ और डेटा आता। मान के चलो 0.4 होता, फटाफट मान के चलो 0.4 होता, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती? तो उस समय म्यू मैक्सिमम की वैल्यू आ रही होती 0.4 इंटू 4 इंटू 10, तो आंसर आता था कितना? 0.044, तो 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ने से क्या फर्क पड़ा? आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ गई। अब 4 मीटर पर सेकेंड के लिए करोगे तो लगभग इसका 2 गुना आ जाएगा, मतलब लगभग कह सकता हूं कि 15 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। सोचिए क्या यही फंडा है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का? क्या यही फंडा है कि मतलब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम सेफ स्पीड आएगी? अब आप लोग जानते हैं जनरली जो गाड़ियां टर्न वगैरह लेती हैं, हाईवेज वगैरह पे जो टर्न होते हैं वहां पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिखी हुई होती है, 40 वगैरह की भी लिखी हुई होती है, लेकिन उसमें कई बार है ना व्हीकल क्या कर जाते हैं? स्किड कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं और जाके सीधा डिवाइडर से टकरा जाते हैं। क्यों टकरा जाते हैं? बिकॉज ऑफ द ओवर स्पीड। इसीलिए लिखा जाता है सड़कों पर सुरक्षा के लिए कि भैया यहां पर 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, हम थोड़ी किसी की सुनते हैं भैया, हमें तो अपने ऊपर विश्वास है। क्यों? हमने फिजिक्स भले ही नहीं पढ़ी है, लेकिन हम तो भैया 30 मार खाए, हम तो निकाल लेंगे गाड़ी। अब जैसे अब देखो इसमें भी एक फंडा होता है। देखो क्या, ये जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है हमारे लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, यहां पर कहीं मास आ रहा है क्या? कहीं पर मास लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में कार है, आपके पास में एक ट्रक है, तो दोनों के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड तो यही आ रही है ना, दोनों के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड यही आ रही है। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि भैया मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है वो व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसी के कारण कभी देखो आप हाईवे पे भी देखोगे तो वो गोला लगा लेते हैं, ऐसे गोला बनाते हैं, देखो ऐसा गोल सा ये लिखा रहता है और उसके अंदर 30 लिखा होता है। इसका मतलब है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी आपने ऐसे सुना है कि यहां पर लिख दिया कि ट्रक के लिए इतनी स्पीड है और कार के लिए इतनी स्पीड है? ऐसा नहीं लिखते हैं, वो सीधा 30 लिख देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भैया ये मैक्सिमम सेफ स्पीड कार पर डिपेंड मास पर डिपेंड नहीं करती है। हालांकि इसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट और होता है जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। बस मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे आपको मैं गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जैसे आपने देखी होगी वैगन आर देखी होगी, या स्कॉर्पियो देखी होगी, या मैं बोलूं इनोवा, या इनोवा से ज्यादा ये कंपेयर करना चाहोगे तो आपके पास में जो महिंद्रा की एक और आती है जाइलो हो गई। अब ऐसे ही जरा इधर में आ जाओ, स्विफ्ट डिजायर हो गई या होंडा सिटी हो गई, बराबर है। तो इन गाड़ियों में स्ट्रक्चर में कोई फर्क है क्या? मैं जो इतनी गाड़ियों के नाम लिया हूं, इन गाड़ियों में स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत तो फर्क आपने देखा होगा ना। क्या फर्क देखा कि आप देखो वैगन आर जो गाड़ी है, या वैगन आर के साथ में एक ऑल्टो रख लो, वैगन आर और एक ऑल्टो को रखो, तो होता क्या है कि ऑल्टो जो है वो छोटी सी ऐसी माचिस की डिबिया है, वो तो छोटी सी गाड़ी है, और वैगन आर जो है उसकी हाइट ज्यादा है। इसी ऐसे ही सिमिलर वे में होंडा सिटी या स्विफ्ट डिजायर की यदि आप बात करते हो तो वो लंबी है लेकिन वो बैठी हुई है, बराबर है। और वहीं यदि आप इसकी बात करते हो, स्कॉर्पियो की बात करते हो या जाइलो की बात करते हो, गाड़ियां नाम तो सुने होंगे, देखी हो नहीं देखी हो एक अलग बात है, लेकिन नाम तो सुने होंगे। तो उन गाड़ियों की हाइट ज्यादा होती है, तो जिन गाड़ियों की हाइट ज्यादा होती है उन्हें जब टर्न मारना होता है
तो उनके पलटी खाने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जिन गाड़ियों की हाइट कम होती है उनके पलटी मारने की संभावना कम होती है। लेकिन हाँ, स्किड तो वो भी कर सकती है। देखो, पलटी मारना एक अलग बात हो गई और स्किड करना एक अलग बात हो गई। पलटी मारना एक अलग बात हो गई और स्किड करना एक अलग बात हो गई। तो पलटी मारने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? जिन गाड़ियों की हाइट ज्यादा होगी उनकी पलटी मारने के चांसेस ज्यादा होंगे। और स्किडिंग दोनों के लिए सेम है भैया, स्किडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है कि भैया जो जिन गाड़ियों की हाइट ज्यादा होती है तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है वो रोड से ऊपर होता है, काफी हाइट पर चला जाता है। जबकि जो गाड़ियां बैठी हुई होती है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो नीचे होता है, तो वो इजीली टर्न मार जाती हैं। जबकि जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ज्यादा होगा तो उनके केस में क्या होता है कि भैया फ्रिक्शन रिलायबल नहीं रह पाता है, और उस केस में क्या होता है कि जो अंदर वाला टायर है वो पहले उठता है और उसके बाद में गाड़ी पलट जाती है। मतलब कई बार ये भी सवाल बन सकता है कि यदि टर्न मार रहे हैं तो कौन सा टायर पहले उठता है? तो भैया सबसे पहले जो टायर रोड कांटेक्ट छोड़ता है वो होता है अंदर वाला टायर। अब कई लोग सोच रहे होंगे, देखो ऐसे, अब देखो मैं बताता हूँ फिल्मी दुनिया की कहानी। फिल्मी दुनिया में जो बताते हैं वही हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखो एक बात समझ लो, फिल्मों में कोई फिजिक्स नहीं लगाई जाती है। फिल्मों में कोई फिजिक्स नहीं लगाई जाती है, वहां तो एक गोली से दो दो तीन तीन लोग मरते हैं। आपने तो कई मूवीज ऐसी देखी होगी, ये ऐसे करके गोली मारी तो वो गोली लहराती हुई जा रही है भैया, और दो ट्रेन के डिब्बों के बीच में से निकल के गई गोली और जाके दूसरी बिल्डिंग में जाके किसी को शूट कर गई। या बहुत मूवीज में तो आपने देखा होगा कि भैया आपका हीरो साइकिल का सहारा लेके गोलियों से बच रहे हैं। कई मूवीज में आपने देखा होगा कि भैया आपका एक ही गोली बची है, दो विलन सामने है, ये हीरो ने ब्लेड निकाला जेब में, गले में से निकाल के माला में टांग रखा था ब्लेड, भाई पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए ब्लेड की। ये ब्लेड उछाल के मारा और फिर गोली चलाई और गोली ब्लेड से जाके टकराई और ब्लेड से दो हिस्सों में बट गई और दो इनको उड़ा दिया। वहां फिजिक्स होती नहीं है भैया, वहां दिमाग नहीं लगाना होता है। अब आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा? आपके दिमाग में चल रहा होगा, देखो सर गाड़ी ऐसे मुड़ी, यदि गाड़ी ऐसे मुड़ रही है तो ऐसे पलटी खानी चाहिए। सही बात है ना, आपके दिमाग में ऐसे होता होगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप टर्न मार रहे होते हैं, जैसे मान लो आपको ये राइट टर्न मारना है, ठीक है, ऐसे राइट टर्न मारना है, ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मतलब जो रेडियस बन रही है उसके लिए सेंटर हो गया। अब इस केस में क्या है कि भैया देखो आपकी जो गाड़ी है इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ठीक है। अब ये वाले पहिए के लिए और ये वाले पहिए के लिए दो पहिए हो गए ना गाड़ी के अंदर में, हो गए कि नहीं हो गए? चार नहीं बनाए मैंने, दो ही बनाए। तो बेटा मैक्सिमम शेप स्पीड का जो भी फॉर्मूला है वो तो क्लियर सी बात है, म्यू आर जी है। यस और नो? मैं बोला सही बात है। अब यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलता हूं, देखो ये वाली रेडियस तो R1 हो गई और ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी। यस और नो? अब जब गाड़ी चल रही होती है तो क्या आपके दोनों पहियों की स्पीड सेम होती है कि अलग अलग होती है? तो दोनों पहियों की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। अब यदि दोनों पहियों की स्पीड सेम है, दोनों पहियों की स्पीड यदि सेम है, तो अंदर वाले पहिए के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड और बाहर वाले पहिए के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड को कंपेयर कीजिए, तो बेटा V1 का आंसर आएगा म्यू R1G और V2 का आंसर आएगा कितना? म्यू R2G। यस और नो? अब सिंस यहां पर क्लियर है R2 ग्रेटर देन R1 हो गया, तो बेटा V2 ग्रेटर देन V1 आ जाएगा। मतलब बाहर वाले पहिए के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड ज्यादा है, अंदर वाले के लिए कम है, तो अंदर वाला क्या करता है? पहले रोड को छोड़ देता है और यही इसके कारण फिर गाड़ी पलटी मार जाती है। इसके कारण क्या होता है? गाड़ी पलटी मार जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने वैसे ले लिया, टॉपिक नहीं लेना चाहिए था ना। हम लोग मेन बात करते हैं, वो ये है कि बेटा देखो होता क्या है, कहानी ऐसे है कि ये जो फ्रिक्शन है ये जो है आपका वो रिलायबल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल फोर्स। क्यों सर जी, फ्रिक्शन में क्या खराबी है? इतना अच्छा खासा फोर्स है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तो हम पढ़ के आए हैं कि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है। फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है तो फिर फ्रिक्शन कहां रिलायबल, अनरिलायबल फोर्स कैसे हो गया? तो बेटा सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू इंक्रीज वी मैक्स, मैक्सिमम सेफ स्पीड यदि आपको बढ़ानी है तो इसका मतलब यह है कि आपको म्यू बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपको म्यू बढ़ाना है तो इसका मतलब सरफेस कैसी होनी चाहिए? सरफेस शुड बी रफ, सरफेस शुड बी रफ, रफ मतलब ऊबड़ खाबड़ थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, बराबर है, तभी आपका म्यू बढ़ेगा। और जितना ये सरफेस रफ होगी
उतना क्या है कि टायर्स का जो घिसना है वो ज्यादा होगा, टायर्स ज्यादा घिसेंगे। तो भैया फिर इसलिए मैन्युफैक्चरर्स भी चाहते हैं, हालांकि टायर मैन्युफैक्चरर तो चाहेगा कि भैया रोड ऊबड़ खाबड़ बनाए ताकि टायर जल्दी घिसे, ताकि उनका माल ज्यादा बिके। लेकिन भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रोड को तो हम लोग चिकना बनाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा ये और एक और परेशानी होती है। एक तो ये बात तो हमारे दिमाग में हो गई कि भैया कि यदि मैक्सिमम सेफ स्पीड को बढ़ाना है तो म्यू को बढ़ा दीजिए। तो म्यू को बढ़ाना है मतलब सरफेस को रफ कर दीजिए, सरफेस को रफ करते तो भैया टायर की घिसाहट ज्यादा होती है, तो अब वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग दूसरा एक और परेशानी होती है, मान के चलो रेनी सीजन है, बारिश आ गई, रेनी सीजन में म्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। या फिर मान के चलो सड़क पे ऑयल गिर गया, तेल गिर गया, तो भी आपका म्यू डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जिस रोड के लिए आपने जो मैक्सिमम सेफ स्पीड डिसाइड करी थी वो तो फेल हो गई। यहां पे वो क्या हो गई, फेल हो गई, रेनी सीजन में फेल हो गई। ऑयल गिर गया तो फेल हो गई। या फिर आपके टायर्स यदि आपके पुराने हैं, टायर्स यदि आपके पुराने हैं तो इस केस में भी आपका म्यू डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, नए टायर में तो म्यू ज्यादा होता है भैया, नया टायर में वो खांचे बने रहते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि ग्रिप बनी रहे। देखा होगा टीवी पर एड, सीएट टायर्स का एड आता है ना, वो एकदम से ब्रेक लगाता है। यस, श्योर है। अच्छा मैं इसमें एक सवाल पूछूं, बेसिकली आपने सीएट के एड में शायद आपने देखा होगा कि सामने ऑब्स्टेकल को पाने पर वो ब्रेक लगाता है, मुड़ता नहीं है। सोचो क्यों, क्या यहां पर फिजिक्स सही रूप से अप्लाई करी गई है? हो सकता है मन में सवाल आ सकता है। देखो आपको ऐसा भी लग सकता है सर ऐसे ना रोए से मुंह से क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा हंसता हुआ चेहरा लेके आइए और थोड़ी सी ऐसे प्यार मोहब्बत में बातें कीजिए, वो एक अलग बात है, ठीक है। रेट मेन मुद्दे की बातों को समझिए, सुनिए जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सीएट टायर के एड में, अब देखो कई लोग बोलेंगे सर हम तो टीवी देखते नहीं है। टीवी बेटा मैं भी नहीं देखता हूं, मेरे घर में भी नहीं है, तो वो तो मैं भी नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ राह चलते कभी कभी तो ऐड एक आध बार देख ही लेते हैं, यूट्यूब पे भी एक आध बार ऐड आ ही जाता है। तो सीएट टायर्स के ऐड में होता क्या है कि वो सामने एकदम से ऑब्स्टेकल आ जाता है, मतलब बच्चा आ गया होगा, बच्चा आया है शायद से उसमें ऐड में, ये सामने ऑब्स्टेकल दिख गया उसको, और ये आपका सीएट का टायर गाड़ी में लगा हुआ है। अब इसने क्या किया, ऑब्स्टेकल को देखने के बाद में यहाँ पे अप्लाइड ब्रेक्स, ठीक है, ये काम इसने किया। और वो एड के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं कि भैया हमने टायर्स को ब्रेक लगाया और ऑब्स्टेकल से बचा लिया, और टायर्स को ब्रेक लगाने पर भी ये स्किड नहीं हुआ, ये वो दिखाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि यदि मान के चलो ऐसी सिचुएशन में आप अटक जाओ, भैया आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्कूटी चलाते होंगे, एक्टिवा लेके बहुत घूमते होंगे और पैरों से ब्रेक लगाते होंगे, हैं, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, बोलना नहीं चाहता मैं, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पैरों से ही ब्रेक लगाते हैं, वो ब्रेक नाम का फंक्शन ही यूज नहीं करते, और पैरों के साथ में वो और फिर जाके रुक जाती है कैसे तो भी करके गाड़ी। मोस्टली एक्टिवा स्कूटी में होता है। अच्छा अब हुआ ये कि आप में से कई लोग बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे, वॉट एवर इट बी। अब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भैया आपके सामने यहां पर कोई तो भी ऑब्स्टेकल आ गया। अब आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला ब्रेक दबाओ, दूसरा है शार्प टर्न मारो, तीसरा ऑप्शन है टर्न भी लगाओ और ब्रेक भी मारो, मतलब क्या है, शार्प टर्न भी लो और ब्रेक भी दो, और चौथा ऑप्शन है कि भैया अब तो उसको कुछ बचा ही नहीं है, उड़ाई दो, खत्म कहानी। अब ये तीन ऑप्शन पॉसिबल है, इसके अलावा चौथा क्या कर सकते हो, गाड़ी में कूद के तुम ही बाहर भागोगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सवाल ऑप्शन ये है कि टू सेव दैट ऑब्स्टेकल, अब उस ऑब्स्टेकल से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शार्प ब्रेक लगानी चाहिए, शार्प मुड़ना चाहिए, या शार्प मुड़ना भी चाहिए और साथ में ब्रेक लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक सो, आपको क्या लगता है? अब मैं बताता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग एनएफएस करके शायद गेम होता है, कि कौन सा गेम होता है, नीड फॉर स्पीड एनएफएस, और कौन सा तो सिटी करके, और कुछ तो भी गेम्स के नाम मैंने सुने थे मेरे कॉलेज जमाने में, तो उसके कंपटीशन वगैरह हुआ करते थे, एनएफएस और पता नहीं क्या क्या होता था, पता नहीं, आई डोंट नो। तो उसमें फिर वो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी का हैंड ब्रेक दबा के और गाड़ी को टर्न मारते, बहुत कुछ खेलते हैं वो लोग, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं गेम्स नहीं खेलता, मोबाइल पे तो बिल्कुल भी नहीं खेलता। ओके, तो कहानी ये है भाई
क्या करना चाहिए आप सोचो। अब आपके पास में 3 ऑप्शन है, चौथा तो ऑप्शन है उड़ा दो। अब उड़ाना है नहीं क्योंकि आपको ऑब्स्टिकल से बचना है, मतलब ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब इनमें से अब मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि या तो ब्रेक लगा दो या टर्न शार्प कर दो, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होंगे टर्न भी लो और ब्रेक भी लो। तो देखो इसमें कहानी ये होती है कि भैया सेफेस्ट ऑप्शन है ब्रेक लगाना। द सेफेस्ट ऑप्शन इज टू अप्लाई द ब्रेक। अब कई लोग बोल रहे हैं सर आप जरा सोचिए, टर्न के साथ में मतलब मुड़ते भी चले जाइए और ब्रेक भी लगा दीजिए, तो होता क्या है? होता क्या है? तो उस केस में ना आपके पास में एक mv²/r अलग से आ जाता है और ये पूरी कहानी को आपके कहानी को बदल देता है। बेटा जैसे ही आपने मुड़ने की कोशिश करी, जैसे ही आपने मुड़ने की कोशिश करी, मान के चलो यहां से लेकर के ये डिस्टेंस थी 10 मीटर की डिस्टेंस थी और आपकी गाड़ी चल रही थी मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे ही चल रही थी, और गाड़ी का मास, अब देखो गाड़ी जो होगी वो एक 1000 किलो, लगभग 1000 किलो की गाड़ी मान लो या 100 किलो की गाड़ी मान लो, छोड़ो यार 100 किलो की स्कूटी तो है ही है। तो अब यहां से देखो, और अब इस 10 मीटर प्रति सेकंड की गाड़ी से 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को 10 मीटर में रोकने के लिए जो ब्रेक लगेंगे, ब्रेक यदि आप लगाते हो तो कितना ब्रेक लगाना पड़ेगा? सोचो जरा, कैलकुलेशन पे आ जाओ। सर ये भी फिजिक्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? देखो बिल्कुल कर सकते हैं। v आपको 0 चाहिए, u आपका 10 है, डिस्टेंस आपको मालूम है 10 मीटर है, तो v² बराबर का u² प्लस का 2as। तो बेटा यहां पे 0 बराबर 10 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू 10, सो a का आंसर आएगा 100/20। सो इट एम्प्लाइज ए का आंसर आ गया कितना, 0 से काटो तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां से फोर्स आ जाएगा 100 किलो की गाड़ी इंटू 5, तो बेटा फोर्स आ गया आपका कितना, 500 न्यूटन। अब यही कहानी पे आप आ जाओ, यही कहानी पे आप आ जाओ mv²/r के लिए। सो r बराबर आ जाएगा mv²/f। तो बेटा 100 किलो की गाड़ी है ना, और चल रहे थे आप 10 की स्पीड पे और आपका फोर्स है 500 न्यूटन का, 0 0 0 0, सो काट लो 5 से तो 20 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी चाहिए? 20 मीटर। मतलब कहानी क्लियर है कि बेटा यहां से लेकर के यदि आपको इस टर्न को बचाना है तो दिस डिस्टेंस शुड बी 20 मीटर, जबकि आपके पास में अवेलेबल है 10 मीटर। तो जैसे ही आप मुड़ने की कोशिश करते हो तो ये जो फोर्स है ना mv²/r, ये आपकी कहानी को बिगाड़ देता है, और इसने यदि आपकी कहानी को बिगाड़ दिया इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी स्किड होते हुए जाएगी और उसमें घुसने वाली है, श्योर है। तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? टू अप्लाई द ब्रेक्स। ओके, समझ में आया? अब बेसिकली इसी सवाल को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज के साथ में करवा सकता था, पता है कैसे? मैं आपको ऐसे करवाता, आपके पास में 100 किलोग्राम का एक उड़न खटोला है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और सामने 10 मीटर की दूरी पर आप अपने फिजिक्स के टीचर को पाते हो। क्यों? मेडिकल के बच्चे हो तो सामने फिजिक्स का टीचर ही डरावना लगता है। तो बताओ कि आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाना चाहिए, मुड़ना चाहिए, कि मुड़ने के साथ में ब्रेक लगाने चाहिए ताकि आपके फिजिक्स के टीचर की जान बच जाए? तो अब इस ऐसे यदि मैं इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में इसी सवाल को बोलता तो आप चौथा ऑप्शन दबाते थे, उड़ा दो, है ना? कितने लोग ऐसे सोच रहे थे? पाप लगेगा, ऐसे मत सोचा करो। जान की कीमत होती है, जान बहुत महंगी होती है। ओके, अब कई लोग बोलेंगे सर हम तो 199 का रिचार्ज करा देते हैं, हमारी जान हमसे बात करती है। मे बी हो सकता है, आई डोंट नो। चलो हम लोग आगे पढ़ते बेटा। अब देखो कहानी ये थी ओवरऑल कि ये जो फ्रिक्शन है ना वो रिलायबल नहीं है, फ्रिक्शन जो है वो रिलायबल नहीं है। तो इसके लिए लोगों ने सोचा, अब लोगों ने सोचा होगा, डिजाइन करने वालों ने कुछ सोचा होगा कि क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्हें एक तरीका दिमाग में आया, और वो तरीका क्या था? इन्होंने सोचा कि जहां से रोड मुड़ रहा है यदि हम लोग उसके एक साइड को ऊपर उठा दें, एक साइड को क्या कर दें? ऊपर उठा दें, तो जनरली देखो ऐसे होता है, ऐसे चल रहा है तो ऐसे रोड को उठा देते हैं, मतलब आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय सम हाइट, और उसके कारण क्या होता है? यहां पर
आपका जो आउटर रोड है जब उठ गया है तो यहां पर एक एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। उसे समझाते हैं, उसी को हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं आगे चल के। सो अगली हेडिंग जो है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। मतलब क्या हो रहा है, ये आपका रोड था, देखो ये आपका रोड था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे गाड़ी जा रही थी तो हमने क्या किया, इस रोड के आउटर एज को इसको उठा दिया और रोड को ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये ऐसे रोड हो गया तो ये जो एंगल बना है इसे कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इस रोड के ऊपर वही आपकी एम मास वाली जो गाड़ी है, जो एम मास वाली जो गाड़ी है वो अभी जर्नी कर रही है और ये अभी यहां पर मुड़ने वाली है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में यहां पर एक फोर्स लग रहा होता है mg। ये एंगल थीटा बनता है तो ये वाला बन जाता है mg cos थीटा। क्यों? ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो भैया यहां पर आपका mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है जो इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। यस, अच्छा। और इस डायरेक्शन में आपका लग जाता है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल की कहानी ऐसे है कि यदि मैं इसके भी यहां पर थोड़ा सा सोचूं तो बेटा ये वाला एंगल थीटा है तो दूसरा कौन सा थीटा आएगा? ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। वाओ। सो ये वाला एक एन कॉस थीटा लग जाता है और ये वाला एक एन साइन थीटा लग जाता है। यस, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अब ये एम जी साइन थीटा को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बट हाँ एम जी कॉस थीटा और ये एन तो लग ही रहे। यस और नो, बोलो सही बात है। अब दूसरा ये है कि बेटा यहां पर लग रहा होता है फ्रिक्शन का एक फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन का एक फोर्स लग रहा होता है। अब फ्रिक्शन की कहानी ऐसी है कि यार फ्रिक्शन भी परेशान करता है। फ्रिक्शन कौन सा रुकता है? फ्रिक्शन भी परेशान करता है हम लोगों को, और आधे से ज्यादा लोगों की तो परेशानी यही कि फ्रिक्शन ने बहुत परेशान कर रखा है। यस, ओके। अब बेसिकली क्या है, यदि ये फ्रिक्शन लग रहा है, मैं यदि कहता हूं कि भैया जी आपका ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इस फ्रिक्शन के कारण यहां पे कुछ चीजें होने ही वाली हैं, इनको तो हम रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकते। सो अब करते कैसे हैं हम लोग? मैंने देखो यहां पे बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, अब इसमें से सही चीज को आपको आइडेंटिफाई करना और गलत चीज को छोड़ देना है। मतलब क्या? देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लिए जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन होती है। मतलब सही बात है। और या तो उस डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सारी कहानी को करना है। अब देखो ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल नहीं, पूरी बड़ी गाड़ी है, ये घूमेगी सर्कल में। ये क्या घूमेगी? सर्कल में। मतलब यदि मैं देखूं इसको तो ये सिचुएशन ऐसी है कि भले ही ये यहां पर सेंटर है लेकिन ये गाड़ी यहां से कुछ h हाइट ऊपर पर है, तो ये गाड़ी जो है ना यहां पर ऐसे सर्कल बना रही होगी, बराबर है, यहां पर ऐसे सर्कल बना रही होगी। यदि यहां पर ये सर्कल बना रही है तो इसकी मोशन जो है वो इस पाथ पर हो गई, और यदि इस पाथ पर यदि इसकी मोशन हो रही है तो देखो मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कंपोनेंट लेना सही है और कौन सा गलत है। मैंने तो ये सब ले दिए यहां पे, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। तो अब इस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में अब आपको यहां पर सोचना है। अब यदि इस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो अभी भी मेरा mg तो लगेगा ही लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन लगना ही लगना है, इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और एक और बच गया, और वो है बेटा आपका फोर्स। फोर्स तो बेटा उसी कांटेक्ट के अलॉन्ग लगेगा, तो ये एक F लग गया। मतलब इन तीनों फोर्सों का N, mg और F, ये तीनों फोर्स ही यहां पर मेन क्या है? प्राइम सस्पेक्ट्स है जो आपके पूरे खेल को चला रहे हैं। अब सोचिए कि अब मैं कैसे तोड़ूं। ये वाला सही है क्योंकि देखो इसमें भी मैंने अभी F के कंपोनेंट नहीं निकाले। अच्छा, F के भी निकाल के बता देता हूं। ये वाला थीटा है तो यहां पर एक काम कर लो, देखो क्या कर लो, देखो मैं पूरी बता रहा हूं कि भैया कौन सा लेना है वो आप सोचना। फिर एक ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा। ये वाला कितना है? थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा आपका F साइन थीटा और ये वाला आ जाएगा F कॉस थीटा, ठीक है। सो अब आपको सोचना है इसमें से कौन सा लेना और क्या करना है, ठीक है। अब सोचिए कौन कौन से कंपोनेंट को रखना है और कौन कौन सो को उड़ा देना है, बस यही सोच लेना। यदि ये बात आप सोच पाए सही से, देखो मैं तो करवाने ही वाला हूं। अब आप सोचिए, मैं इस डायग्राम को फिर से रिपीट बना रहा हूं, इस जगह पर ये पॉइंट कंसीडर करते हुए और ये वाले एंगल को थीटा लेते हुए, बस सोचिए क्या हो गया ये। हाँ, सोचिए और फटाफट कीजिए क्या करूं, कौन कौन सा लेना है वो बना दीजिए अभी आप।
मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही सही से बनाएंगे। सो ये वाला एक n, ये वाला एक f, ये वाला एक थीटा, मैंने गलत ले लिया, थीटा है ना, सॉरी बेटा, ये थीटा नहीं आ सकता, ये वाला एक थीटा और ये वाला एक थीटा। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट कंपोनेंट लगा दीजिए और मुझे बताइए सबके सही आ रहे हैं क्या। चलो सबके सही आ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। देखो आपने एक कंपोनेंट ये लिया है क्या, n cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये लिया है क्या, n sin थीटा, सबने लिया है, वेरी गुड। चलो अब मैं अगली बात करता हूं, क्या सबने ये वाला एक कंपोनेंट लिया है f cos थीटा और ये वाला एक कंपोनेंट f sin थीटा, यस और नो। कितने लोगों ने mg ये वाला कंपोनेंट ले रखा है, क्या बोलते हैं इसको, mg cos थीटा वाला कंपोनेंट कितने लोगों ने ले रखा है। जिन्होंने भी mg cos थीटा का कंपोनेंट लिया है बेटा आपने गलती करी है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अब यहां पर यदि मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करता हूं तो होगा क्या, कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी। तो आपकी पहली इक्वेशन बनते हुए नजर आएगी n cos थीटा बराबर mg प्लस का f sin थीटा। मतलब मैं कह सकता हूं कि mg बराबर आ रहा है n cos थीटा माइनस f sin थीटा, समीकरण नंबर 1। क्या ये वाली इक्वेशन सबकी बन रही है, बिल्कुल बन रही होगी। अब देखो यहां पर कहानी में एक और जो ट्विस्ट है वो ये है कि बेटा मैंने आपको बताया कि भैया जब भी ऐसे सवाल आए तो आप बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दीजिए। अब कौन सी वाली बाहर की डायरेक्शन, तो क्या सर मैं इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर अपॉन आर लगाऊं या इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर अपॉन आर लगाऊं, यही परेशानी होती है। जिनको ये परेशानी से निजात पाना है तो हमेशा ध्यान रखिए सर्कल कहां बन रहा है उसको सोचिए। तो बेटा सर्कल देखो आपका ऐसे बन रहा होगा, इस सर्कुलर पाथ की बात होगी, ना कि वो ऐसे वाले टेढ़े सर्कल की। अरे ऐसे टेढ़े सर्कल बनाओगे क्या, ये सर्कल ऐसे बनेगा, मतलब आपका यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बस आपकी कहानी हो गई। यहां पर यदि आप देखोगे तो ये आता दिखाई देगा mv स्क्वायर अपॉन आर बराबर n साइन थीटा प्लस का f कॉस थीटा। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो फटाफट से। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो आपके पास में यहां पर तो था बेटा mv स्क्वायर अपॉन आर होल डिवाइडेड बाई mg बराबर, अब देखो मुझे इस इक्वेशन को वहां से देख के लाना ही पड़ेगा, कहां गई बेटा, n साइन थीटा, n साइन थीटा प्लस का f कॉस थीटा अपॉन में देखिए क्या है n कॉस थीटा, n कॉस थीटा माइनस का f साइन थीटा। जरा कैंसलेशन की प्रोसेस लगाइए, तो बेटा m से तो m कटेगा, तो यहां पर आपके पास में बचेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर, यहां पर क्या किया जा सकता है, बोलो यहां पर क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो अभी के लिए तो मैं ऐसे लिख देता हूं n साइन थीटा प्लस का f कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस का f साइन थीटा। देखो अब मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं, वो ये है कि f विल बी इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स n। जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू टाइम्स n होती है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन f लग रहा है वो म्यू टाइम्स n हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे यहां पर लिखोगे तो कहानी ऐसे बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी जरा देखिए। तो बेटा v स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस का म्यू n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस का म्यू n साइन थीटा। सो यहां पर देखिए सब जगह से आपको एक ये मिल रहा होगा n को उड़ा दो करके मिल रहा है, ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है, तो आपने n को उड़ा दिया। सो यहां से देखिए v स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर जी, और ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। अब यहां पर हम लोग एक अप्रोच ले रहे हैं
और वो अप्रोच ये है कि मैं यहां पर सब जगह कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। अब ऐसा करने से क्या हुआ जरा देखिए, देखो ये स्टेप तो मैं कर सकता हूं ना सब जगह, क्योंकि कॉस थीटा कॉमन आके कट जाएगा। तो ऐसा करने से हुआ क्या, देखो कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, ये आपका tan बन जाएगा, ये भी आपका tan बन जाएगा। सो इट इंप्लाइज v स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर जी tan थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस का म्यू tan थीटा। और यहां से आप लास्ट में एक ही स्टेप बचा है, रूट ले लीजिए, तो आपके पास में v का आंसर आ जाएगा आर जी, अंडर रूट लगाइए, tan थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस का म्यू tan थीटा। दिस इज द आंसर फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड, दिस इज द आंसर फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड, कर्व्ड बैंक्ड रोड, बैंक का मतलब है ऊपर उठे हुए रोड पर, और फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाना। यस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने कि भैया v मैक्सिमम का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब यहां से कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बनाता हूं। पहला पॉइंट, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो बेटा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0। सो देयरफॉर वी मैक्सिमम का आंसर बोलो फटाफट से, आर जी इंटू tan थीटा प्लस का 0 अपॉन 1 माइनस 0 tan थीटा। सो बेटा वी मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काम आएगा। अभी देखो मैं इसको और एनालाइज करवाता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ, बस तसल्ली रखो, ठीक है। मतलब ये कि यदि फ्रिक्शन ना हो और सिर्फ रोड बैंक्ड हो तो ये वाला फॉर्मूला आता है मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए। लेकिन यदि कहानी ऐसे नहीं हो और मैंने बोला कि इफ, या मैं बोलूं फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, मतलब ये हो जाएगा कि थीटा बराबर 0 डिग्री, इट इंप्लाइज tan थीटा बराबर 0। सो बेटा वी मैक्सिमम का आंसर देखिए फिर से क्या हो जाएगा, आर जी 0 प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस का 0। सो वी मैक्सिमम का आंसर आ रहा है अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। और ये आंसर तो मैं पहले भी निकाल चुका था, तो अब का निकाला, तो बेटा आपको बताने के लिए कि हमने जो किया है वो सब कुछ सही किया है। क्या ये बात समझ में आई? श्योर हैं? सो अब देखिए ये दो रिजल्ट आ गए आपके पास में, लेकिन मैं बोलूंगा आपको यही वाला रिजल्ट याद रखना है, v बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस का म्यू tan थीटा। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है अंडर द रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस का tan थीटा अपॉन 1 माइनस का म्यू tan थीटा, लेकिन मैं आपको जोर देके बोल रहा हूं कि याद रखना v बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ओके, ये कहानी हो गई। अब इस कहानी को यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो ये बात देखिए, ये क्या है कि मतलब इफ रोड इज बैंक्ड, रोड इज बैंक्ड एंड इट इज स्मूथ, एंड इट इज स्मूथ, सो भैया जो आपकी मैक्सिमम स्पीड आ रही है जो कि आपके पास में अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा आ रही है, तो इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूं तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर का आर जी tan थीटा। तो यहां से tan थीटा का आंसर आएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो यहां से जो है थीटा जो बन के आ रहा है वो आंसर आ रहा है थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। सर जी ये क्या कर दिया आपने, ये तो हम लोग वैसे ही कर लेते, फिर ये किया क्यों है, क्या रीजन है ये सब करने का? तो इसका रीजन मैं बताता हूं कि ये क्या है ना, ये रिजल्ट है। सर काय का रिजल्ट है? मतलब सवाल में यदि आपको ऐसे बोल दिया जाए कि मान के चलो एक स्मूथ रोड पर एक गाड़ी जो है वो इतने v की रफ्तार से जा रही है और उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो बताओ रोड को कितना उठाना पड़ेगा ताकि वो बिना स्लिप हुए निकल जाए? तो थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? बेसिकली यही रिजल्ट है ना, आपको बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का ये रिजल्ट है जो सीधा यहां से मैं आपको याद रखने को बोल रहा हूं।
मतलब क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है, साइकिल के टायर पतले होते हैं, बराबर है। अब जब साइकिल पे आप लोग चलते हो और टर्न मारते हो, साइकिल पे जब आप चलते हो और टर्न मारते हो और वहां पे तो हॉरिजॉन्टल रोड ही है, तो वहां पर क्या होता है ना कि आप क्या करते हो कि अंदर की तरफ झुकते हो। मतलब आप देखना कभी साइकिलिंग की रेस वगैरह, तो साइकिल वाले जब मुड़ते हैं ना तो वो झुक जाते हैं। सो बेसिकली वर्टिकल से एक एंगल बनता है थीटा, तो वो थीटा वाला जो एंगल है वो ये आता है tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी का। बात समझ में आ रही है? सर ये तो आपने याद रखवाने को बोल दिया, करवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता था। बेसिकली इसको समझिए, क्योंकि देखो ये आपके टाइम को सिर्फ वेस्ट करेगा और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये जो पूरी कहानी है उसका मेन रिजल्ट जो था वो वहां पे हमारा जो काम का रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमको और लेके चलना है आगे। इसमें एक और चर्चा करवानी है मेरे को, वो ये क्या है, देखो 2-3 चर्चाएं यहाँ पे साथ साथ में चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 2 रिजल्ट हैं वो मैक्सिमम सेफ स्पीड से निकाले हुए रिजल्ट हैं। ये रिजल्ट मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, वापस से हो गया। ये v मैक्सिमम अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा क्या है, यदि म्यू 0 हो और सिर्फ इंक्लाइंड रोड हो तो बेटा v मैक्सिमम बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा हो जाएगा। मतलब ये वाली बात भी ठीक है सर जी, हमें समझ में आ गई। और ये जो थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी है, तो उसमें क्या है, सवाल यदि ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि आपकी कोई गाड़ी है जो v स्पीड से चल रही है और r रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो उसको कितना रोड को इंक्लाइन करना पड़ेगा ताकि उस रोड पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाया जा सके, तो थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी का फॉर्मूला बनेगा। यस, ओके। अब क्या होता है कि हम लोगों ने जो एंगल ऑफ बैंकिंग में बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं कि भैया मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात कर रहे हैं हमेशा। मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए हमारे पास में ये लग गया फ्रिक्शन ऐसे नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन मान के चलो गाड़ी की रफ्तार धीमी है, गाड़ी की रफ्तार क्या है, धीमी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब यदि मैं v मिनिमम चाहता हूं कि भैया इस पे कितनी मिनिमम स्पीड से गाड़ी चलाई जाए कि भैया ये नीचे नहीं फिसले, मतलब यदि गाड़ी आपने बोला कि अरे नहीं ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर गाड़ी स्लिप कर जाती है, ये समझ में आ गया। तो ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है कि भैया ये यदि इतना उठा हुआ है कि भैया पता लगा गाड़ी इतनी स्लो चला दी कि गाड़ी नीचे सरकने लग गई। अब गाड़ी नीचे सरकने लग जाएगी तो फ्रिक्शन आपको ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, तो बेटा फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बोलेगा मैं तो ऊपर लगूंगा क्योंकि गाड़ी नीचे सरक रही है। बात समझ में आ रही है? तो फिर कितनी मिनिमम स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, तो बेटा v मिनिमम का रिजल्ट अब मैं डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, सीधा याद रखने को बोल रहा हूं, और वो आता है tan थीटा माइनस का म्यू, और जो आप, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद से, मैंने एक सेकंड ना देखने दो मेरे को, हाँ tan थीटा प्लस का म्यू अपन 1 माइनस का म्यू tan थीटा, तो मैंने सही लिखा है, हाँ tan थीटा माइनस का म्यू तो 1 प्लस का म्यू tan थीटा, तो इसीलिए मैं बोल रहा था tan थीटा प्लस म्यू याद रखना, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है v मिनिमम बराबर अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपन 1 प्लस का म्यू tan थीटा। मतलब यदि आपके पास में रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपके गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए v मिनिमम से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन v मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी की जो सुटेबल रफ्तार है दैट कैन बी अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस का म्यू tan थीटा से लेकर के आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा के बीच में होनी चाहिए, एक इंक्लाइन प्लेन पर से आपकी गाड़ी को गुजरने के लिए। क्या ये समझ में आया? अब इस पे ये फॉर्मूला जिसको याद है उनके लिए सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे सीधे स्टैंडर्ड सवाल बनते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। अब यहां पर कहानी क्या होती है, बस एक कहानी को और समझ लीजिए, ये जो tan थीटा है उसकी कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है। वो ये है कि जैसे आपने ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ठीक है, अब ये यहां पर सेंटर है, यहां पर आपकी गाड़ी है, ठीक है, तो बेटा ये गाड़ी की यदि हाइट h है और इसकी ये साइड यदि b है, तो यहां पर बेटा tan थीटा जो आता है वो कितना आएगा, ये थीटा है तो h अपॉन b आता है। मतलब ये टाइप का सवाल देगा नहीं, ये देगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। सर कहां एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, tan थीटा बराबर h बाई बी, ये तो हम बचपन से जानते हैं, मतलब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तभी से हमको आता है tan थीटा बराबर h बाई बी। सो मैं यहां पर बताने की कोशिश ये कर रहा था कि बेटा जो आपका r है ना वो अलग कहानी चल रही है, वो कहानी आपकी अलग चल रही है, उसको यहां पर मिक्स नहीं करना है, उसको यहां पर मिक्स नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? और होता ये है कि फॉर सिंस
ये जो एंगल होते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, देखो कौन सी बात बता रहा था कि यहां पर गाड़ी नीचे भी तो सरक सकती है। तो आप कभी भी देखना रोड इतने भी इंक्लाइन नहीं होते कि गाड़ी अपने आप नीचे सरकने लगे, होते क्या इतने इंक्लाइन नहीं होते, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जैसे रेस कोर्स की जो ट्रैक्स होते हैं, रेस कोर्स के जो ट्रैक्स होते हैं वो काफी उठे हुए रहते हैं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वहां पर गाड़ियों की स्पीड भी उतनी ज्यादा तेज होती है। तो जितनी ज्यादा तेज स्पीड होगी उसके लिए उतना ही थीटा आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा, तभी आपका गाड़ी सेफली चल पाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दैट्स द टॉपिक जो हम लोगों ने आज कवर किया, मोशन ऑफ द व्हीकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, जहां पर मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला है अंडर द रूट म्यू आर जी। उसके बाद में हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड पे किया। मैंने बोला कि फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, रोड की आउटर साइड को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। रोड की इस आउटर साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाने को ही हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग बनता है इसके बेसिस पर मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला आता है अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस का म्यू टेन थीटा। यहां पर यदि म्यू को 0 कर दूं तो बेटा आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है मैक्सिमम सेफ स्पीड का अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, बराबर है। अच्छा, मिनिमम का भी फॉर्मूला यही आएगा यदि म्यू को 0 कर दिया, मतलब उस केस में आपको वही रफ्तार मेंटेन करनी रहेगी। और यदि म्यू को 0 ना करते हुए सिर्फ टेन थीटा को 0 कर दिया है तो फॉर्मूला आएगा वी मैक्सिमम का अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। यस, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। इसी प्रकार से यहां पर चलते हैं। और जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है वो भी कहानी यही है कि होता क्या है कि भैया जी आपके पास में, यदि आपके पास में कोई रोड है, अब उस रोड पर ये ऐसी कहानी है, यहां पर यदि आप मुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मान के लो ये साइकिलिस्ट चल रहा है या ये साइकिलिस्ट यहां पर पहुंचा है, ठीक है, तो ये साइकिल का सेंटर हो गया, बराबर है, साइकिल का नहीं सॉरी सर्कल का सेंटर हो गया, ये आपकी रफ्तार है, वी रफ्तार है। अब जब आप यहां पर चलोगे, जब आप यहां पर चलोगे, ऐसे मुड़ने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, जैसे ही मुड़े यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया है और ये है आपका mv स्क्वायर अपॉन आर। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग गया है तो उसके लिए आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि भैया आप इंसान हो और आपके हाथ में साइकिल है और आप साइकिल को कंट्रोल कर सकते हो, तो भैया ये जो वर्टिकल है उसकी तुलना में आप क्या करते हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाते हो। और ऐसा करने से क्या होता है बेटा कि यहां पर जो है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, ये तो आपका भार लगना ही है, वो तो लगते ही रहेगा, लेकिन आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है फिर वो टेढ़ा होने पर नॉर्मल रिएक्शन भी इधर आ जाती है, नीचे आपका mg लग रहा है। अब ये वाला एंगल जो आता है वो थीटा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? श्योर है? कहानी बिल्कुल सेम वैसी ही चलती है। और लास्ट में जो v का आंसर आता है या ये जो थीटा का आंसर आता है वो आता है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये थीटा है एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल। मैं जानता हूं कि मैंने इस टॉपिक को ज्यादा कवर नहीं किया है, एकदम शॉर्टकट में मैंने बात को समझाई है, बट ये है कि बेटा आप इस रिजल्ट को याद रखें अभी। हालांकि आगे चल के मेरे को और भी चीजें सिखानी है, तब मैं आपको ये बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मतलब कौन सी चीजें सिखानी है सर जी, तो मैं आपको बता दूं, एक आपको आगे चल के एक रोटर का प्रॉब्लम आएगा, मतलब एक ड्रम है उसके अंदर में किसी बॉडी को चिपका के रखना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। कॉनिकल पेंडुलम आएगा, तो उस समय जब मैं कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा रहा हूँ तब मैं शायद इस चीज को कवर करूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है कि अपनी जो डीपीएस वगैरह आती है उसमें पहले से कोई क्वेश्चन डला हुआ मिल जाए तो एटलीस्ट आप उसे अटेम्प्ट कर सको भैया ये फॉर्मूला है करके, ठीक है। सीखेंगे इसे लेकिन बाद में, क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत कुछ चीजें सीखनी है। जैसे अभी रोड के ऊपर जब गाड़ी चल रही है तो कभी रोड कॉनकेव या कभी रोड कॉन्वेक्स, ऐसे रोड होते हैं, ऐसे भी रोड होता है, ऐसे भी रोड होता है, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है तो वो सीखना है हम लोगों को। फिर जब ड्रम के अंदर में ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसे, डेथ वेल बोलते हैं, मौत का कुआं बोलते हैं, तो उस पर गाड़ी को ऐसे घुमाना होता है तो उसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये पॉइंट बाकी है। तो ये सीखने हैं अभी हम लोगों को। लेकिन उससे पहले क्या है, बाई चांस यदि आपको कोई फॉर्मूला वाला ऐसा सवाल मिल जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ यहां तक सीखने के पश्चात, ये हमारी कोशिश है। इसलिए बस मैंने यहां पर इस पॉइंट को कवर किया है, अदरवाइज मैं इसे नहीं भी कवर करता तो मैं बाद में तो कवर करने ही वाला था, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बेटा हम लोगों को यहां पर रुकना पड़ेगा, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए